नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है कि एक लड़का एक लड़की दोनों साथ रहा करते थे और अचानक लड़की को कहीं एक दिन जाना होता है और लड़की जब वापस घर लौट के आती है तो देखती है उस लड़के की हत्या हुई पड़ी हुई है। खून से लथपथ उसकी लाश मिलती है और अचानक वो जोर से चिल्लाती है और जोर से चिल्लाने के बाद उसके मकान मालिक जो होते हैं वो दौड़ करके उनके पास आते हैं, अपने परिवार के और सदस्यों के साथ उनके होते हैं। आके देखते हैं कि सुनील की गला रेत कर किसी ने हत्या कर दी गई है। उसके बाद ये आनन फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी वहाँ आती है और फिर तहकीकात करती है और जिस लड़की को वो चाहता था उसी ने इस कहानी में कुछ इस तरह का मोड़ दिया कि पुलिस भी चक्कर काटती रही और पुलिस को भी गुमराह करती रही। उसके बाद आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और पकड़ी गई। उसी कहानी को हम विस्तार से सुनाएंगे कि आखिर हुआ कैसे था, क्या हुआ था और सुनील तमांग हत्याकांड ने जिसने पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया था। लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सज़ा मिली थी उसको और वो किसी लड़की को अपने साथ रहने की सज़ा में अपनी मौत को पा चुका था। किसी का साथ देने का ये असर होता है कि उसकी मौत हो जाती है। कहानी सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा हो तो उसको शेयर भी कर दें। सुनाता हूँ कहानी विस्तार से। दिल्ली के लाजपत नगर में अमर कॉलोनी में जेपी दत्ता नाम के एक व्यक्ति होते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में वो काम करते हैं। उन्हीं के मकान में करीब 1 साल से सुनील तमांग और एक लड़की थी अनीता, वो दोनों साथ साथ उनके यहाँ रूम किराए पे रहा करते थे। जेपी दत्ता थे जो मकान के मालिक, वो नीचे के फ्लोर में अपने परिवार के साथ रहा करते थे और अनीता और सुनील तमांग 3rd फ्लोर पे रहा करते थे। उनके लिए अकेला का एक रूम था, वो दोनों उसी में रहा करती थी। अनीता जो लड़की होती है वो एक दिन अचानक 9 सितंबर को नोएडा में उसकी सहेली के पास जाने की कह के घर से जाती है और 10 तारीख को वो वापस आती है। वापस आकर के वो कमरा के पास जाती है तो देखती है कमरा खुला हुआ है और जब अंदर जाके देखती है तो सुनील तमांग जो लड़का होता है उसका किसी ने गला रेत करके हत्या कर दी है। वो उसकी लाश खून से लथपथ बेड पर पड़ी हुई थी और जब ये देखती है अनीता वो जोर से चिल्लाती है। जब जोर से चिल्लाती है तो उसकी चीख सुन करके उसके जो मकान मालिक होते हैं जेपी दत्ता, उस अपने परिवार के साथ दौड़ करके तीसरी मंजिल पे पहुंचते हैं। पहुंच करके वो देखते हैं नज़ारा कि सुनील तमांग का किसी ने गला रेत करके हत्या कर दी गई है तो उसकी लाश वहाँ खून से लथपथ पड़ी हुई है। उसके बाद जो इनके मकान मालिक होते हैं वो पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं। पुलिस थाने में फ़ोन करके पुलिस को ये सूचना देते हैं कि यहाँ मेरे किराए पर रहने वाले सुनील तमांग की किसी ने हत्या कर दी है और वो पुलिस को आने के लिए कहते हैं। अमर कॉलोनी थाने में जो SHO होते हैं जिनका नाम अनंत कुमार होता है, वो पुलिस की टीम लेकर के घटनास्थल पे पहुंचते हैं। उस इलाके में एक पुलिस चौकी लगती है जिसका नाम होता है घड़ी पुलिस चौकी। घड़ी पुलिस चौकी के इंचार्ज जो होते हैं उनको भी सूचना दी जाती है अनंत कुमार जो इंस्पेक्टर उनके द्वारा, और उनको भी बुला लिया जाता है घटनास्थल पे। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो अनंत कुमार जो SHO होते हैं वो अपने सीनियर अधिकारी को भी इस बात की सूचना देते हैं, SP और SSP को, और उसके बाद में दोनों अधिकारी SP और जो SSP होते हैं वो फोरेंसिक टीम लेकर के वहां पहुंच जाते हैं घटनास्थल। उसके बाद पुलिस बारीकी से जांच करती है और पुलिस एक निष्कर्ष पे पहुंचती है। पुलिस बताती है कि जो हत्यारे था उनका काम सिर्फ हत्या करने का ही मोटिव था, कि वो सिर्फ उसको मारना चाहते थे। क्योंकि उस मकान की जब तलाशी ली जाती है, देखा जाता है, उसको एक एक बारीकी से जाँच की जाती है तो उसमें किसी लूटपाट होने की कोई संधा नहीं होती। सिर्फ उनका सिर्फ मकसद उस लड़के की हत्या करना होता है। अब पुलिस पूछताछ को आगे बढ़ाती है। अनीता नाम की जो लड़की होती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम कौन हो, कैसे तुम इसको जानती हो। तो वो कहती है कि मैं इनके साथ 1 साल से रहती हूँ, मैं इनकी दोस्त हूँ और मैं आज अपनी एक दोस्त जो मेरी बीमार हो गई थी उससे मिलने के लिए ग्रेटर नोएडा गई थी और वहाँ जब मैं गई और वहाँ से मैं वापस आई तो मैंने ये देखा कि इसकी किसी ने हत्या कर दी। पूछताछ का सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो जो अनीता नाम की लड़की होती है उसको अपने साथ बैठा करके थाने ले आते हैं और थाने में पूछताछ करते हैं। तो अनीता जो बताती है कि सुनील तमांग नेपाल का रहने वाला था, लेकिन वो 15 साल से दिल्ली में ही रह रहा था और 15 साल से वो एक बार भी अपने गांव नेपाल लौट के नहीं गया। और अनीता ने बताया कि जो सुनील तमांग है वो साकेत में किसी रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड बनाने का काम करता है और वो 1 साल से करीब उसके साथ रहती है। जब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि आप उनकी लगती कौन है और आप दोनों साथ कैसे रहती है, तो वो एक गहरी सांस लेके छोड़ती हुई बताती है कि सर हम दोनों
अच्छे दोस्त हैं और लव इन रिलेशनशिप में हम रहते थे और हम एक दूसरे को अपने पति पत्नी के रूप में ही सभी को बताते थे। जब पुलिस अनीता की हिस्ट्री निकालने लगती है तो पुलिस को पता लगता है, पुलिस को अनीता पूछताछ में बताती है कि वो दार्जिलिंग के लिए रहने वाली है और उसकी शादी एक लड़के के साथ जो दिल्ली का रहने वाला है उसके साथ 5 साल पहले हो गई थी और उसके दौरान उस लड़के से उसको एक लड़की भी पैदा हुई। उसके बाद करीब 8 महीने की लड़की को छोड़ करके अपने गांव अपनी माई के यहाँ चली जाती है। वो उसका कारण बताती है कि वो जो लड़का होता है जिससे उसकी शादी होती है वो बहुत शराब पीता था और बात बात में उसको मारता पीटता था, कोई काम नहीं करता था। आर्थिक तंगी से जूझते हुए, मारपीट सहते हुए उसने करीब 8 महीने वहाँ गुजारे। लड़की होने के बाद, जब से पहले सब कुछ ठीक ठाक था और उसके बाद जब उसकी अत्याचार बढ़ने लगा तो उसको छोड़ के अपनी माई के चली जाती है। जब वो लड़का उसके माँ के यहाँ जाता है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में, और उसको मनाने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से नहीं आती। उसके घर वाले साफ मना कर देते हैं कि हम अपनी लड़की को आपके साथ नहीं भेजेंगे। उसके बाद उसका जो पति था वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो जो बच्ची होती है उसको पालने पोसने लगता है और अपना जीवन यापन करता है। और जब अनीता बताती है कि करीब 2 साल वहाँ रहने के बाद में उसको ऐसा लगने लगा कि मैं अपने घर वालों पे बोझ बन रही हूँ, तो वो दोबारा काम की तलाश में दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में उसके पास आसपास के रहने वाली उसकी दोस्त थी लड़कियां, करीब उनके साथ वो रहती है और काम की तलाश करती है। कुछ दिनों में बाद उसको एक काम मिल जाता है जो सुनील तमांग उसी में कुक का काम करता था, उसी रेस्टोरेंट में उसको भी नौकरी मिल जाती है और दोनों की दोस्ती होती है। और दोस्ती के बाद जब सुनील तमांग को ये पता लगता है कि अनीता जो है उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो अनीता से वो एक दोस्त के नाते ये कहता है कि आप मेरे साथ आके रह सकती हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो। और इसी बात पे वो दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक साथ एक जगह रूम लेकर के रहते हैं और दोनों एक दूसरे की पति पत्नी के रूप में लोगों को अपना परिचय देते हैं और साथ साथ रहने लगते हैं। और सुनील के बारे में पुलिस को ये बताती है कि सुनील के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती। उसने इतना बताया था कि उसकी माँ हिमाचल प्रदेश की कहीं की रहने वाली है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था वो कहाँ रहती थी। और उसके पिता की मौत हो चुकी है, अब उसका घर में कोई नहीं है और वो कभी भी अपनी माँ से या अपने घर वालों से मिलने नहीं गया था। उसके बारे में इतना ही कुछ पता होता है उसको। और पुलिस अनीता से ये पूछती है कि अचानक आप 9 तारीख को ग्रेटर नोएडा किस लिए गई थी, तो उस पर वो बताती है कि मैं कुछ दिन पहले जब दिल्ली में रहने आई थी तो मैं उसी सहेली के अपने साथ रहा करती थी। उसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया था। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसका कॉल आया और उसने मुझसे कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे संभालने वाला कोई नहीं, इसीलिए मैं उसको संभालने के लिए चली गई थी, उसका देख रेख करने के लिए वहाँ पर चली गई। उसके बाद पुलिस की टीम गठित कर दी जाती है। पुलिस टीम अपना काम को आगे बढ़ाती है, अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। तो उस इलाके में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, लेकिन पुलिस का दुर्भाग्य ये था कि वहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था या उस दिन काम नहीं कर रहा था। तो पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में कुछ हाथ नहीं लगा। अब पुलिस पूछताछ के ही जरिए आगे बढ़ने का प्रयास करती है। अनीता से फिर पूछताछ की जाती है और अनीता से पूछा जाता है कि आप जिसके पास मिलने गई थी उस लड़की का एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है। तो वो बताती है मेरा नाम है, ग्रेटर नोएडा में रहती है। तो पुलिस उनके पास भी जाती है, उससे भी पूछती है तो पुलिस को वो सेम जवाब मिलता है कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण वो अपने जो निजी सहेली थी उसको अपने पास अपनी देखभाल के लिए बुला लेती है। उसके बाद पुलिस अनीता से फिर एक बार पूछताछ करती है और अनीता से पूछताछ करती है कि तुम कितने बजे घर से यहाँ से निकली थी। तो वो बताती है पुलिस को मैं करीब 10 बजे वहाँ से निकली थी लाजपत नगर अमर कॉलोनी से और करीब 12 बजे मैं नोएडा पहुँच गई थी। तो इसी थ्योरी पे पुलिस जब उसकी मोबाइल लोकेशन निकालती है तो मोबाइल लोकेशन में रात करीब 11:30 बजे तक उसकी लोकेशन उसी मकान में अमर कॉलोनी में 11:30 बजे तक एक जगह ही बताती है। और पुलिस इसी पे दिमाग लगाती है कि आखिर ये लड़की जब नोएडा गई तो इसकी मोबाइल की लोकेशन चेंज क्यों नहीं। जब इंस्पेक्टर उससे ये बात पूछते हैं कि आपकी मोबाइल लोकेशन उसी रूम की बता रही है जिसमें उसकी हत्या हुई है, तो वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि सर मेरी देखो रात को 12 बजे से लेकर के सुबह तक उससे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई है और वो सबूत पुलिस के सामने पेश करती है। तो पुलिस को लगता है कि शायद ये सच कह रही है और पुलिस के हाथ से वो एक जो सुराग था वो भी हाथ से निकलता जा रहा था। लेकिन जो एसएचओ साहब होते हैं अमित गुंजाल, उनके दिमाग से अनीता के नाम का शक नहीं निकल पा रहा था। वो अनीता को ही
की कर रहे थे। वो बार बार यही सोचते थे कि कहीं ना कहीं अनीता का इसमें हाथ है। तो वो अनीता की ही मोबाइल की कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल जब निकलती है, 3 महीने की कॉल डिटेल निकाली जाती है। उसमें 3 नंबर को चिन्हित किया जाता है। वो 3 नंबर ऐसे होते हैं जिससे अनीता काफ़ी काफ़ी देर बात करती है, लंबी लंबी बात करती है, और लगातार 3 महीने से वो उन मोबाइल नंबरों के टच में थी। अनीता से जब पूछा जाता है कि ये मोबाइल नंबर किसके हैं, आपसे इतनी लंबी लंबी बात क्यों करती हैं, तो अनीता बताती है कि ये मेरे जीजा और मेरे भाई और मेरी बहन के नंबर हैं। मेरे पिता की और मेरी बहन की तबीयत खराब है तो मैं दार्जिलिंग जा नहीं सकती थी, और उनसे फ़ोन पे ही हालचाल पूछती थी। और हर रोज़ मैं उनसे सिर्फ यही जानने के लिए फ़ोन करा करती थी कि वो किस तरह के हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं उससे फ़ोन करती थी। और लंबी लंबी बात सिर्फ बीमारी की वजह से होती थी। उसके बाद पुलिस उन 3 नंबरों की भी कॉल डिटेल और उसका डीवीआर लोकेशन निकलवाती है। जब उसके लोकेशन सामने आती है तो पुलिस सकते में आ जाती है, क्योंकि जो अनीता बता रही थी उसकी थ्योरी और इन मोबाइल नंबरों की लोकेशन की थ्योरी कुछ अलग होती है। जिस दिन उस लड़के की हत्या होती है 9 तारीख को, तो उसकी लोकेशन उसी कमरे की आज पुलिस को मिलती है, उसके भाई और उसके जीजा के मोबाइल फ़ोन की, भाई वो दोनों वहाँ उस कमरे में मौजूद थे। और अनीता उससे कहती है कि मेरा भाई और मेरा जीजा दोनों नेपाल में रहते हैं, और नेपाल में कोई जगह बताई उन्होंने, वहाँ पे रहा करते हैं। लेकिन पुलिस उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है, और उनकी मोबाइल डिटेल निकालने के बाद में उसके बाद पुलिस की एक टीम गठित करी जाती है और दार्जिलिंग भेजी जाती है। दार्जिलिंग भेज करके पुलिस उसके भाई और उसके जीजा को गिरफ्तार कर लेती है, और 15 तारीख को वो वापस दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में आकर पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस के सामने कुछ ऐसा खुलासा होता है कि पुलिस भी सुन के सकते में आ जाती है, और पुलिस अनीता को भी अरेस्ट कर लेती है शक के आधार पर। तीनों को साथ बैठाकर पूछताछ की जाती है। उसके बाद पुलिस को ये बताया जाता है कि जो अनीता अपने भाई को फ़ोन करके ये बताती है कि वो एक दोस्त के साथ रहना चाहती है, और वो दोस्त से अब वो पीछा छुड़ाना चाहती है। लेकिन वो दोस्त जो उसका होता है सुनील तमांग, वो उसे पीछा छुड़ाने की बात कर रही थी, और वो अब उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत उसको मजबूरी में अपने साथ रखता है, उसको मजबूर कर रखा है अपने साथ रहने के लिए। और वो अगर उससे दूर रहना चाहती तो उसकी हत्या कर देगा, वो ऐसा अपना भाई को बताती है। तब उसके भाई उसके जीजा से बात करते हैं, वो इस कहानी को बताते हैं कि मेरी बहन इस तरह से परेशान है, उसको एक लड़का ज़बरदस्ती अपने साथ रखता है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि उससे पीछे छुड़ाने का एकमात्र उपाय है कि उसकी हत्या करें। उसके बाद अनीता से उनकी लगातार बात होती रहती है। अनीता बार बार उनको ये बताती है कि वो लड़का जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मेरे साथ मारपीट करता है, और फिर ये दोनों ये तय करते हैं कि हम दिल्ली जा कर के ही उसका खेल तमाम कर देंगे, उसको मार देंगे। उसके बाद अनीता अपने भाई के अकाउंट में 5,000 रुपये डालती है और दोनों को दिल्ली आने के लिए कहती है। उसके बाद उसके जीजा और उसके भाई दोनों ट्रेन पकड़ करके दार्जिलिंग से दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली में आकर के वो एक सस्ते होटल में एक रूम लेकर के रहने लगते हैं। उनको आकर 2 दिन हो जाते तो अनीता उनसे मिलने के लिए वहाँ जाती है। मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान रात को करीब 11 बजे वो सभी लोग वहाँ से वापस आते हैं। अनीता भी उनके साथ होती है और उस रूम में आ जाते हैं। आकर के सुनील तोमांग से उनको मिलवाती है, कहती है मेरे दोनों रिश्तेदार हैं, ये वहाँ से आए हुए हैं तो 1-2 दिन यहाँ रुकेंगे, उसके बाद वापस लौट जाएंगे। उसके बाद मुलाकात होने के बाद में उसके बाद वो सभी लोग मिलकर के खाना खाते हैं, क्योंकि अनीता को ये मालूम था कि वो लोग आएंगे तो इसलिए खाना ज़्यादा बनाया जाता है और सभी को परोसा जाता है। चारों लोग मिलकर खाना खाते हैं, और उसके बाद रात को करीब 11 बजे अनीता अपनी सहेली मीरा से ग्रेटर नोएडा के लिए मिलने के लिए निकल गई। आखिरी मेट्रो पकड़ करके अनीता अपनी दोस्त मीरा के यहाँ पहुँच जाती है। वहाँ से मेट्रो स्टेशन से ऑटो लेती है और उसके घर पहुँच जाती है। रात के करीब 1 बजे वो अपने घर पहुँचती है। उसके बाद वो अपनी बहन विनीता को फ़ोन करती है। विनीता जो अनीता की बहन होती है उसको फ़ोन करती है, और उसकी बहन जो विनीता होती है वो उसके पति को फ़ोन करके बताती है कि वो वहाँ पहुँच गई। उनके बीच ये पहले तय हो गया था कि वो डायरेक्ट फ़ोन नहीं करेगी, वो अपनी बहन को फ़ोन करेगी, बहन उनके बार उसके जीजा को बताएगी। और अनीता है जो सुनील से पूरी रात चैटिंग करती रहती है। उधर सुबह करीब 4 बज गए थे और सुनील भी चैटिंग करते करते थक गया था। उसके बाद उसको नींद आने लगती है तो वो सो जाता है। अनीता का जीजा और उसका भाई इसी बात का इंतजार करते रहते हैं वहाँ कमरे में कि वो सो जाए किसी तरह। और जब वो सो जाता है और उनको यकीन हो जाता है कि सुनील तमांग सो गया है, तो वो खड़े होते हैं और रसोई में
एक चाकू होता है जो मीट काटने वाला होता है, वो उनके प्लान में ही होता है, जो अनीता को कह करके वो मंगाते हैं, रसोई में छुपा के रख देते हैं। और अनीता जाते वक्त उनको ये बता देती कि चाकू वहां रखा है। उस चाकू ला करके सोते हुए सुनील तमांग का गला काट देते हैं। गला काटते ही सुनील तमांग तड़पता है, उसके खून, गर्दन में से खून की फुहारें निकलते हैं जो उनके कपड़ों पे लग जाते हैं। उसके बाद दोनों अपने वो कपड़े निकाल करके और अपने बैग में रख लेते हैं और नए कपड़े निकाल के पहन लेते हैं। उसके बाद वो जल्दी से उतर के और दरवाजा बंद करके बाहर की तरफ से उड़ाल के, मतलब साकल नहीं लगाते हैं, वो ऐसे निकल के आते हैं। उसके बाद तेजी से वो फार रोड की तरफ चले जाते हैं और रोड पे जाते ही वे आईएसबीटी के लिए एक ऑटो रिक्शा लेते हैं और ऑटो रिक्शा में बैठकर आईएसबीटी चले जाते हैं। रास्ते में अचानक ऑटो को रुकवा करके वो कहते हैं कि हमें पेशाब करना है, तो बैग लेकर के उतरता है, उसमें से वो चाकू निकाल करके झाड़ियों में फेंक देते हैं। उसके बाद दोनों आईएसबीटी पहुंच जाते हैं। वहां से बस पकड़ के वो अपने अपने अगले सफर पे निकल जाते हैं, अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ। ये थी सुनील तमांग हत्याकांड और अनीता की कहानी, जिसने अपने एक प्रेमी की हत्या करवा दी थी। कि अनीता एक इस तरह की ये लड़की थी कि उसकी काफ़ी लड़कों से दोस्ती थी और वो एक के बाद एक से मन भरने के बाद दूसरे को स्वीकार करती थी। उसको साथ रहने का इस तरह का प्रयास रहता था और वो सुनील तमांग से अब मन भर चुका था, उसके साथ रहने से उसका दिल भर चुका था। अब उसकी दोस्ती किसी अन्य लड़के से हो गई थी, इस वजह से उसको रास्ते से हटाना चाहती थी और इसीलिए उसने अपने प्रेमी की हत्या करवा दी। उसके बाद पुलिस की ईमानदार कोशिश के बाद ये सभी आरोपी पकड़े गए और सभी को जेल भेज दिया गया है। अभी ये जेल में अपनी सज़ा का इंतजार कर रहे हैं, जेल में बैठ करके, और अपने किए हुए कर्मों की सज़ा काटने के लिए तैयार हैं कि कोर्ट उनको क्या सज़ा देगा। इनको करीब 14-14 साल या आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। पुलिस ने उन पर 302 का धारा और 294 की और सबूत मिटाने की, पुलिस को गुमराह करने की कई धारा में केस बना करके चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर दिया है। अब क्या सज़ा होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन वो अपने कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए अभी से तिहाड़ जेल में बंद है। ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी कहानी के साथ हम आपको कल फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई क्राइम स्टोरी लेकर के। जब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए सचेत रहना चाहिए। मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।